नमस्कार, डीजाना न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने हमारा नियमित कार्यक्रम जो हर सोमवार को प्रसारित होता है, कहीं अनकहीं। ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम आपके सामने लेकर आते हैं सचिवालय की और राजनीतिक गलियारों की वो तमाम खबरें, वो तमाम चुटीली खबरें जिनको लेकर खासी चर्चा प्रदेश में होती है और बिटवीन द लाइन्स जो होने के बावजूद एक बहुत ही सुगबुगाहट के साथ, बहुत ही शगुफे के साथ मध्य प्रदेश के पावरफुल कॉरिडोर्स में गासिप्स के रूप में चहकती रहती हैं, महकती रहती हैं। इन्हीं तरह की घटनाओं को लेकर इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार श्री अरविंद तिवारी अपना कॉलम लिखते हैं, राजबाड़ा टू रेजिडेंसी। उसी कॉलम को लेकर हम आते हैं आपके सामने कहीं अनकहीं में। मेरे साथ मौजूद हैं अरविंद तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है। अरविंद जी, इस वक्त आपने जो आज एक खबर लिखी है वो उसमें जो बहुत सारे आपने बिंदु उठाए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि और पहली बार ऐसा होने जा रहा है, मैं भी अपने लंबे पत्रकारिता जीवन में देख रहा हूँ कि चलते चुनाव में दो मंत्री नहीं रहेंगे। वही जो है बड़ा एक अलग तरह का परिदृश्य चलते चुनाव में सामने आने वाला है कि मध्य प्रदेश के दो मंत्री, दोनों निर्वाचन क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण, सुर्खी और सांवेर, दोनों पर पूरे देश की निगाहें, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के दो सबसे विश्वस्त साथी तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अब 21 अक्टूबर को ये दोनों विधायक नहीं रहते हुए मंत्री रहने का जो 6 महीने का संवैधानिक कार्यकाल है वो पूर्ण कर रहे हैं। संवैधानिक व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति विधायक नहीं है तो अधिकतम 6 महीने तक वो मंत्री रह सकता है। अब 21 अक्टूबर को कार्यकाल खत्म हो रहा है, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव चरम पे होंगे, पीक पे होंगे चुनावी गतिविधियां, और दोनों कड़े मुकाबले में। ऐसा नहीं कि मुकाबले आसान है, दोनों कड़े मुकाबले में। अब आप अंदाज लगाइए कि बीच चुनाव में कड़े मुकाबले के बीच 21 अक्टूबर तक जो है हम पढ़ें या देखें कि मंत्री तुलसी सिलावट या मंत्री गोविंद राजपूत, और 22 अक्टूबर को हम पढ़ें या बोलें या सुने कि पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट, तो बड़ी विचित्र स्थिति बनने वाली है। अच्छा, दूसरा कि जो संवैधानिक व्यवस्था उसमें ये स्पष्ट है कि यदि कोई विधायक नहीं है उससे मंत्रिमंडल में निरंतर मुख्यमंत्री रखना चाहते हैं 6 महीने बाद भी, तो एक दिन का ब्रेक देना पड़ेगा। लेकिन जो वर्तमान का राजनीतिक परिदृश्य के जमाने में एक मौका उनको ऐसा दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश का जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस दौर में ऐसा हो पाएगा कि 21 तारीख तक का कार्यकाल जब पूर्ण हो जाए उसके बाद एक दिन का ब्रेक देके और फिर दोनों 23 तारीख को फिर बनाए, ऐसा संभव नहीं लगता। तो बड़ी पशुपेश की स्थिति है, चर्चा का विषय राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच में, और सब मतलब उत्सुक है कि आखिर क्या होता है, ये जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि शिवराज जी इस वक्त कोई 23 तारीख को इन्हें फिर से शपथ दिलाएंगे, और लेकिन ये बात सही है कि कुछ ही दिनों की बात बचेगी। 3 तारीख को वोटिंग हो जाएगा, 3 नवंबर को, 10 नवंबर को नतीजा आ जाएंगे और बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि विधायक रह पाते कि नहीं रह पाते दोनों। ये है कि लेकिन वो जो 22 से 3 तारीख का जो समय है वो बड़ा मतलब एक अलग करवट लेने वाला समय रहेगा, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि कोई व्यक्ति मंत्री रहते हुए मैदान में हो, चुनाव मैदान में हो, और मंत्री न रहते हुए, तो बहुत फर्क आ जाता है पूरे चुनावी परिदृश्य में। वैसे कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में बहुत बारीक अंतर होता है। इन दोनों मध्य प्रदेश के दो राजनेता बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास से लवरेज परिपूर्ण नजर आ रहे हैं, कमलनाथ जी और रामबाई। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और रामबाई वो शख्सियत है जिन्होंने 15 महीने तक कमलनाथ की सरकार को चलाने में अपना योगदान दिया। बसपा की वो विधायक हैं, हालांकि बसपा उन्हें निष्कासित कर चुकी है अपनी पार्टी से। अब ये दोनों का जो कॉन्फिडेंस है वो कई बार लगता है कि कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, तो इसको लेकर जो आपने चुटकी ली है। देखिए, कमलनाथ जी के कॉन्फिडेंस को लेकर तो हम इस शो में पहले भी 2-3 बार बात कर चुके हैं। कमलनाथ पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि मध्य प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार बन रही है। आप उनसे मिलिए तो वो पहला सवाल यही करते हैं कि बताइए भाजपा को 4 सीटें कौन सी मिल रही है। तो कमलनाथ तो कॉन्फिडेंस से लबरेज हैं बिल्कुल, और ये मान के चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 10 नवंबर के बाद वे फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कागजों पर उनके पास जो समीकरण है वो ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की फिर सत्ता में वापसी होगी। लेकिन इन दिनों रामबाई बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, और पिछले 2-3 अलग अलग डिस्कशन में कुछ ऐसा संयोग बना कि पैनल में मैं भी था और रामबाई भी थी। तो रामबाई
ने स्पष्ट कहा कि भाई मध्य प्रदेश में जनता कांग्रेस से भी नाराज है और बीजेपी से भी नाराज है। टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा भी अब खत्म हो गया है, खुददार और वफादार का मुद्दा भी अब गद्दार वफादार खुददार का मुद्दा भी अब खत्म हो गया है। और ऐसा ना हो कि दोनों से परेशान जनता जो है वो हमें मौका दे। उनका आशय यह था कि जब मध्य प्रदेश में 230 सदस्यों की विधानसभा में बसपा के 2 विधायक सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, तो आने वाले समय में यदि 28 में से 15 विधायक बसपा के जीत के आ जाएंगे तो फिर हम तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी। और वो उनका ये बहुत स्पष्ट कहना है कि जनता का जो मानस है इन दिनों, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों से जनता बहुत नाराज है, आम मतदाता बहुत नाराज है। जिस तरह बोले पहले भाजपा ने कांग्रेस के विधायकों को खरीद लिया और बाद में कांग्रेस इसको टिकाऊ बनाओ बिकाऊ को मुद्दा बनाती, इसके पहले कांग्रेस ने 11 ऐसे लोगों को टिकट दे दिए जो दूसरी पार्टियों से कांग्रेस में आए। तो उन्होंने कहा कि अभी जनता के सामने सारे विकल्प खुले हैं और बहुत दमदारी के साथ वो ये बात बार बार कह। टेक्निकल पॉइंट ये है अरविंद जी इसमें कि राम भाई जो हैं उनको तो बसपा निष्कासित कर चुकी है अपनी पार्टी से, जब उन्होंने दल बदला था और भाजपा को समर्थन दिया था। मायावती जी उनको निकाल चुकी है। राम भाई को बसपा ने निष्कासित कर दिया हो, लेकिन वो अभी भी ये मानती हैं कि मध्य प्रदेश में वो बसपा के जो 2 विधायक है संजीव कुशवाहा और राम भाई उसमें शामिल है। तो उनका ही उन्होंने जो चौंकाने वाली बात जो कही कि मध्य प्रदेश में एक स्थिति ऐसी भी बन सकती है, मतलब उनके कॉन्फिडेंस को मैं दाद देना चाह रहा हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश में एक स्थिति ऐसी भी बन सकती है कि हमारे भले ही 15 विधायक जीत के आए लेकिन सरकार हम बनाए, कांग्रेस या भाजपा की मजबूरी रहेगी कि हमें बाहर से समर्थन दे। तो मतलब ये जो और सरकार बसपा बनाए और मुख्यमंत्री राम भाई बने। नहीं, मुख्यमंत्री तो वो एक ही नाम लेती हैं। बसपा में तो आपको मालूम है कि परंपरा एक ही है कि बसपा में जहां मायावती से हटके, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि बसपा में तो मायावती से हटके कोई नाम लेता ही नहीं ना। वो तो दमदारी से बात बोल रही है बहन मायावती तय कि हाँ, यदि हमारे 15 विधायक भी जीत के आ गए तो या तो बहन मायावती तय करेंगी कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, या बहन मायावती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री होंगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में इन दिनों 2 ही लोगों के कॉन्फिडेंस की चर्चा है, या तो कमलनाथ या राम भाई। चलिए, दिन में भी सपने देखे जा सकते हैं, इसमें किसने किसको रोका है और ये बात 10 तारीख को पता चलेगी कि ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन एक प्रमोशन मध्य प्रदेश में हुआ। हम सब जानते हैं कि सुमित्रा महाजन को पूरा देश, मध्य प्रदेश ताई के नाम से जानता है और सभी लोग उन्हें ताई कहते हैं, और अब उनका प्रमोशन हो गया, वो ताई से दादी बन गई है। देखिए, सुमित्रा महाजन पारिवारिक स्तर पर तो दादी का दर्जा काफी पहले ही हासिल कर चुके हैं, लेकिन अब वो भाजपा की राजनीति में भी उन्होंने अपनी भूमिका तय कर ली है। कल इंदौर में भाजपा के मध्य क्षेत्र के सेंट्रल इंडिया के वार रूम का उद्घाटन था और सुमित्रा जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। तो कल उन्होंने अपनी इस भूमिका का खुलासा खुद ही कर दिया और मुझे लगता है कि सुमित्रा महाजन ने सोच समझ के अपनी भूमिका पार्टी में तय की है, क्योंकि इन दिनों पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने वरिष्ठ नेताओं को लेकर जिस तरह का रुख अख्तियार कर रखा है, उसमें सुमित्रा महाजन का अपने लिए पार्टी में दादी की भूमिका तय करना बिल्कुल सही समय पे सही निर्णय है। बहुत मतलब एक शानदार पॉलिटिकल कैरियर रहा है और आज भी देश की राजनीति में शुचिता के लिए, सादगी के लिए सुमित्रा महाजन का एक अलग नाम है। 9 बार इंदौर से लोकसभा का चुनाव जीती, देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट की अध्यक्ष रही, कई मंत्रालयों में केंद्रीय मंत्री की भूमिका में रही वो। तो सुमित्रा महाजन ने कल बहुत स्पष्टता से कहा कि अब मैं पार्टी में दादी की भूमिका में आ गया हूं कि जहां समझाना है, जहां छोटे मोटे विवाद है उनका निराकरण करना है, जहां मार्गदर्शक की भूमिका अदा करनी, वहां मेरी उपलब्धता रहेगी। मतलब उन्होंने कल ये स्पष्ट किया कि भाजपा की जो रूटीन की पॉलिटिक्स है उससे सुमित्रा महाजन का कोई वास्ता नहीं है। वो एक बहुत अलग भूमिका में पार्टी में दिखेंगी और मुझे लगता है कि सुमित्रा महाजन की पार्टी में यह भूमिका असरकारक भी साबित होगी। दूसरा, कल एक और रोचक बात यह रही कि पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबू सिंह रघुवंशी, जो भी ट्रबल शूटर भी माने जाते हैं, और कई मौकों पर जब पार्टी को लगता है कि यहाँ विवाद की स्थिति है तो भूमिका वहां काम बाबू सिंह रघुवंशी को सौंप दिया जाता। बहुत तेज तर्रार नेता हैं, पुराने नेता हैं, जनसंघ के जमाने के नेता, और वो नेता हैं जो एक जमाने में कुशाभाऊ ठाकरे से भी लड़ भिड़ चुके हैं। उन्होंने भी कल कहा कि मेरी भूमिका पार्टी में अब जामवंत जैसी है,
तो मतलब कल का महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये रहा है कि राजनीतिक घटनाक्रम। जामवंत की भूमिका में प्रकाश डाल दूं कि हनुमान जी को उनकी शक्ति का बोध हमेशा जामवंत नहीं करवाया, उनने कि कौन जाओ पवन प्यार पवन पुत्र। तो बिल्कुल बाबू सिंह रघुवंशी भी समय समय पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनकी ताकत का एहसास कराते रहते हैं, कार्यकर्ताओं को एहसास कराते रहते हैं कि भैया तुम अपने आप को कम वजनदार मत समझो, तुम बहुत एक बड़ी पार्टी के नेता हो, एक बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हो और तुम बहुत वजनदार हो। तो कल ये दो भूमिकाओं का खुलासा पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं ने, सुमित्रा महाजन और बाबू सिंह रघुवंशी ने किया। और इस वक्त जो है मध्य प्रदेश पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एडीजी और डीजी रैंक के ऑफिसर हैं, मुझे लगता है उनके ऊपर शनि की महादशा चल रही है। और पहले वी मधु बाबू शिकार हुए एक वीडियो के, फिर पुरुषोत्तम शर्मा हो गए अपनी पत्नी और बेटे के शिकार, और अभी जी जनार्दन जो एडीजी हैं वो एक ऑडियो वायरल होने से है, एक कबाड़ी जो है उनको धमका रहा है कि साहब देख लीजिए नहीं तो फिर आपका भी वीडियो वायरल हो जाएगा। देखिए साहब, मध्य प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस इतिहास में मैं इस घटना को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि एक एडीजी स्तर के अधिकारी को एक कबाड़ी जिस भाषा में धमका रहा है वो मतलब बहुत ही मतलब आंखें खोल देने वाला है हम सबके लिए कि क्या स्थिति है। जी जनार्दन एडीजी स्तर के अधिकारी, शहडोल रेंज के जो आईजी स्तर के अधिकारी को जहां पदस्थ किया जाता है उस रेंज में, लेकिन तेलुगु लाबी का जो दबदबा है मध्य प्रदेश में, और जो तेलुगु आंध्रा के और तमिलनाडु के और कर्नाटक के जो सेंट्रल लीडर हैं वो अपने यहाँ के साउथ के ऑफिसर्स को जिस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, तो जी जनार्दन जो है आईजी से एडीजी पद पे पदोन्नति के बाद भी शहडोल रेंज के एडीजी का प्रभार देख रहे हैं, उन्हें एक कबाड़ी जिस भाषा में धमका रहा है, जिस शैली में धमका रहा है और चेतावनी दे रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी हश्र भी मधु कुमार जैसा हो जाए, आप मेरी गाड़ी छुड़वाइए, अगर गाड़ी नहीं छुड़वाई तो ऐसा हो जाएगा। और उसने यहां तक कहा कि आप क्या क्या कर रहे हैं मुझे मालूम है, आप चोरी का सामान बिकवा रहे हैं। मतलब एक एडीजी स्तर के अधिकारी पर इस तरह के आक्षेप बहुत ही शर्मनाक है। तो देखना है कि इस तरह से मधु कुमार के मामले में सरकार ने ताबड़तोड़ निर्णय लेते हुए आधी रात को आदेश जारी कर उन्हें हटाया था, तो जी जनार्दन के मामले में सरकार क्या निर्णय लेती है? पुरुषोत्तम शर्मा को सस्पेंड किया। अगर एक पारिवारिक जो मूलतः एक पारिवारिक विवाद बताया जा रहा था, जिसमें उनकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया और जब महिला पुलिस बयान लेने पहुंची तो बयान देने से इनकार कर दिया, और तो उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। मधु कुमार शर्मा कह चुके हैं कि बहुत सारे पुलिस अधिकारियों की अन्य वीडियो बिल्कुल हटाया जा सकता है। तो फिर जी जनार्दन के मामले में भी, और जिस तरह मतलब आपने खुद वो ऑडियो सुना होगा, जिस तरह से जी जनार्दन गिड़गिड़ा रहे हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी किस तरह से दब के बात कर रहा है, तो ये मतलब बहुत ही शर्मनाक है ये मध्य प्रदेश पुलिस के इतिहास में। और चर्चा पुलिस अधिकारियों की महिला मित्रों की भी है। जब से एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपनी महिला मित्र के यहाँ रंगे हाथों पकड़े गए, उसके बाद बहुत सारे पुलिस अधिकारियों की महिला मित्रों का जिक्र होने लगा। अभी एक सेवानिवृत्त पुलिस ऑफिसर की 4 महिला मित्र ढूंढ ली हैं, तो कोई कहता है कि एक बड़े पुलिस अधिकारी अपनी महिला मित्र की पति जब अस्पताल में भर्ती हुए तो रोज खाने का डिब्बा लेकर अस्पताल जाते थे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय में एक अधिकारी के कक्ष में उनकी महिला मित्र के पति इतना ज्यादा समय दे रहे हैं कि उनके मातहत परेशान हो गए हैं। तो ये गर्लफ्रेंड्स कल्चर जो पीएचक्यू में आ गया है वो बहुत चौंकाने वाला है। देखिए, पिछले 1-2 महीने से मध्य प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी, खासकर सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बीच इस बात की होड़ लगी हुई है कि एक दूसरे की महिला मित्रों के चेहरों को बेनकाब किया जाए। कहते हैं वो ये है कि हम किसी का चरित्र हनन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ चल रहा है उसने लोगों को बहुत चौंका रखा है कि आखिर मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है और आखिर इसके पीछे कारण क्या है। कि कोई लोग कहते हैं कि जो अफसर मलाईदार पदों पर पदस्थापना पाने से वंचित रह गए वो ये षड्यंत्र रच रहे हैं। कुछ अफसरों के लिए कहा जा रहा है कि वो इतने लंबे समय तक मलाईदार पदों पर रहे कि कई अफसर जो है वो अच्छे पदों पर पदस्थ होने की बाट ही जोते रह गए। तो ये एक बड़ी उठापटक इन दिनों चल रही है और वल्लभ भवन और पुलिस मुख्यालय में बड़ी चर्चा है इसकी। और ये भी चर्चा है कि आईएएस और आईपीएस लाबी में जो विवाद है, जो कमलनाथ सरकार में काफी चरम पर आ गया था, वो विवाद अभी भी है। जी, और हनी ट्रैप के बाद उस विवाद में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई, क्योंकि हनी ट्रैप पे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स के नाम थे और पुलिस अधिकारी उसकी जांच कर रहे थे। जी। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसके चलते ये दोनों गर्लफ्रेंड्स कल्चर को उजागर कर रहे हैं। बिल्कुल। और महिला मित्रों के बाद अगर हम बात करें तो डीआईजीज जो हैं वो खाली बैठे हुए, उनके पास कोई काम नहीं है और बड़ी संख्या में डीआईजीज जो हैं इस वक्त खाली बैठे हैं। दूसरी तरफ बहुत सारी रेंज ऐसी जिसमें डीआईजी की दरकरार है। बिल्कुल, ये बड़ी हैरत की बात मानी जा रही है कि आखिर
पुलिस मुख्यालय में बड़ी संख्या में डीआईजी खाली बैठे हैं, और मध्य प्रदेश की कई रेंज और उसके साथ साथ महिला अपराध जैसा महत्वपूर्ण सेक्शन जिस पर सरकार चाहती है कि महिला अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की स्थिति रहे, तो इंदौर में डीआईजी का पद खाली है, रीवा में खाली है, भोपाल में खाली है, 4-5 रेंज में जो है डीआईजी के पद खाली है, और पुलिस मुख्यालय में कई ऐसे डीआईजी जिनके पास कोई काम ही नहीं, जो काम का इंतजार कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये लोगों की समझ से परे है। मोटी तनख्वाह मुफ्त में ले रहे हैं जी। गोविंद सिंह जी राजपूत, जिनके बारे में भी जिक्र किया कि वो 21 तारीख तक की मंत्री हैं, वो बतौर ओएसडी खर्चे साहब को रखना चाहते थे, जो परिवहन विभाग से, ट्रांसपोर्ट विभाग से आए थे, लेकिन खर्चे साहब खर्च हो गए कोरोना में, और अब ये देखने वाली बात होगी कि उनका नया ओएसडी कौन बनेगा। देखिए, गोविंद सिंह राजपूत अपने पास एक ऐसे अधिकारी को, जो अपने से एक ऐसे अधिकारी को जोड़ना चाहते थे जिसे परिवहन विभाग के कामकाज का पूरा अनुभव हो। परिवहन विभाग के कामकाज के अनुभव से आप मेरा आशय समझ गए होंगे। और नीलकंठ खर्चे जो आयुक्त के निजी सहायक रहे, अपर आयुक्त के निजी सहायक रहे, उन्हें वो अपने स्टाफ में ले आए थे, पर्सनल स्टाफ में ले आए थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वे काम शुरू करते और एक रिदम पकड़ता काम, उसके पहले ही वो कोरोना संक्रमित हो गए और उन्हें जो है वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो अब एक नए ओएसडी की तलाश है गोविंद राजपूत को, जो परिवहन विभाग के कामकाज से अच्छी तरह वाकिफ हो। ऐसा नहीं है साहब की गर्लफ्रेंड जो है वो पीएचक्यू में ही अपना प्रकोप डाल रही हो या राहु केतु की तरह सवार हो। ये गर्लफ्रेंड्स जो हैं वो संगीतकारों को भी काफी परेशान कर रही हैं। पहले हमने गुंदेचा बंधुओं वाला मामला देखा, उसमें भी कुछ विदेशी गर्लफ्रेंड्स ने बवाल मचाया था, और अब इंदौर का संगीत महाविद्यालय, यहाँ भी गर्लफ्रेंड्स का साया जो है वो बदनामी का बायस बनता जा रहा है। इंदौर का संगीत महाविद्यालय देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है, क्योंकि इंदौर की शास्त्रीय संगीत की अपनी एक अलग परंपरा रही है। लेकिन इन दिनों जो कुछ वहां चल रहा है उसने वो पूरे देश में चर्चा का, संगीत बिरादरी में, गीत संगीत की बिरादरी में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल जब भोपाल के ध्रुपद संस्थान को लेकर कुछ विदेशी शिष्याओं ने टीका टिप्पणी की सोशल मीडिया पे, तो तत्काल वहां का प्रबंधन हरकत में आया और उमाकांत गुंदेचा ने अपने भाई अखिलेश गुंदेचा को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए और जो शिकायतें प्राप्त हुई थी उसकी जांच बिठा दी। लेकिन इंदौर में अरुण मोराने जो संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, वो तमाम शिकायतें सुनील मसूरकर के खिलाफ मिलने के बावजूद जो है वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा वहीं के छात्रों का आरोप है, और खासकर छात्राओं का। और जो छात्राओं ने सुनील मसूरकर को लेकर जो आरोप लगाए बड़े सनसनीखेज हैं। और एक स्थिति कुछ दिनों पहले ऐसी बनी थी कि जब छात्राओं ने प्राचार्य के पास पहुंचकर अपना पक्ष रखा तो सुनील मसूरकर को वहां तलब किया गया और सुनील मसूरकर से एक माफीनामा लिखवाया गया। उस पर भी जब छात्राएं संतुष्ट नहीं हुई तो 5 पंचों के दस्तखत उस माफीनामे पे हुए। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह का सिलसिला संगीत महाविद्यालय में चल रहा है उससे स्पष्ट 2 बातें हैं कि एक तो अरुण मोराने जो प्राचार्य वहां के, वो सुनील मसूरकर को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा ये कि जिन छात्राओं ने शिकायत की थी उनके मन में अभी भी असुरक्षा का भाव है, क्योंकि उनकी वार्षिक परीक्षाओं का दौर, और ऐसे में जिस व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने शिकायत की है, जिस शिक्षक के खिलाफ उन्होंने शिकायत की, वही यदि परीक्षा में मुख्य भूमिका में रहता है तो छात्राओं का असुरक्षित रहना या अपने भविष्य को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है साहब कि गर्लफ्रेंड्स और इश्क का ही बोलबाला हो, विद्रोही और सन्यासी का भी बोलबाला होता है। और मध्य प्रदेश के एक आईएएस ऑफिसर राजीव शर्मा इश्क, मुश्क और गर्लफ्रेंड से परे अपने विद्रोही सन्यासी के लिए खासे लोकप्रिय हो रहे हैं। प्रतीक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2018 के चुनाव के पहले जब मध्य प्रदेश में सपाक्स एक तीसरी ताकत के रूप में उभर गई थी तो उसके मुख्य रणनीतिकार राजीव शर्मा ही थे। और राजीव शर्मा एक बहुत ही दक्ष और कुशल प्रशासनिक अधिकारी हैं। ब्रिलियंट। हाँ, ब्रिलियंट। आपको ध्यान होगा कि जब वो शाहजहांपुर के कलेक्टर से उनको हटाया गया था तो 2-3 दिन तक शाहजहांपुर जिला बंद रहा था। लोगों ने कहा था कि एक अच्छे कलेक्टर को आप हटा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो सपाक्स में बड़े अहम भूमिका में आए। और 2018 के चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में सपाक्स ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए अच्छी खासी परेशानी खड़ी कर दी थी, और खासकर भाजपा के लिए इसलिए क्योंकि भाजपा सत्ता में थी और ऐसा कहा जा रहा था कि जो मुद्दे सपाक्स ने उठाए उन्हें भाजपा ने अनदेखा किया है, इसलिए इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन चुनाव के पहले सपाक्स ने चुनाव में लड़ने की घोषणा कर दी, और मुझे लगता है कि राजीव शर्मा जैसे लोग जिन्होंने सपाक्स की नींव रखी थी इससे सहमत नहीं थे। तो हीरालाल त्रिवेदी के हाथ में सपाक्स की कमान आ गई और पार्श्व में चले गए राजीव शर्मा जैसे लोग, और सपाक्स ने कई जगह उम्मीदवार भी लगाया और उनका क्या हश्र हुआ हमको मालूम है। लेकिन पार्श्व में भले ही सपाक्स की राजनीति में चले गए राजीव शर्मा, लेकिन उन्होंने एक पुस्तक लिखी इस दौर में, और वो पुस्तक बड़ी चर्चा में है, विद्रोही सन्यासी, शंकराचार्य को लेकर ये पुस्तक है।
और वो अमेजन पे टॉप 10 पुस्तकों में है। और ऐसा कहा जाता है जिन लोगों ने उस पुस्तक को पढ़ा है कि ऐसी पुस्तक बहुत लंबे समय बाद बाजार में आई है, जिसमें इतनी मेहनत की गई है, बहुत अच्छे से लिखा गया है। और मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी समय निकाल के एक ऐसी पुस्तक लिख दे, ये लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। तो उनकी पुस्तक बड़ी चर्चा में है। बीच में तो वो अमेजन पे उपलब्ध नहीं थी, टॉप 10 पे है। और जिस कैटेगरी की वो पुस्तक है उसमें तो वो टॉप 5 में रेटिंग उसकी की गई है। वो अपने सेगमेंट में टॉप रेटिंग में चल रही है। जी। और अब बात कमिश्नरों की। 2 कमिश्नर रिटायर हो गए, लेकिन अभी तक उनका विस्थापन या पुनर्विस्थापन नहीं किया गया। उनकी कोई नई भूमिका नहीं मिली। हालांकि दोनों कमिश्नर जो है वो मुख्यमंत्री के चहेते माने जाते हैं। और तीसरे एक और कमिश्नर ग्वालियर से रिटायर होने जा रहे हैं, एमबी ओझा, जो इंदौर में भी रहे हैं और काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान के। और ऐसा समझा जा रहा है कि उनके रिटायर होने के साथ ही उनको एक नई भूमिका उनके लिए तय कर ली गई है और वे एक नई भूमिका में दिखाई देंगे। देखिए, महेश चंद चौधरी और जनक कुमार जैन तो जबलपुर और सागर के संभागायुक्त पद से सितंबर में सेवानिवृत्त हो गए। इस महीने जो है एमबी ओझा सेवानिवृत्त होने वाले हैं, पर चूंकि विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी तो ग्वालियर से उन्हें तबादला कर भोपाल मंत्रालय बुला लिया गया था। एमबी ओझा बहुत मुख्यमंत्री के विश्वसनीय अधिकारी हैं। विदिशा में कलेक्टर रहे, भोपाल के कलेक्टर रहे और राजगढ़ के कलेक्टर रहे। और भाजपा की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका में वो रहे हैं। अब ये माना जा रहा है कि महेश चौधरी और जनक जैन का विस्थापन भले ही ना हो पाया हो या उसमें कुछ समय लग रहा हो, लेकिन एमबी ओझा जो इस 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो जल्दी ही मुख्यमंत्री सचिवालय में बड़ी अहम भूमिका में नजर आएंगे। क्योंकि इन दिनों अभी विधानसभा चुनाव के चलते जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं बीएम शर्मा, उन्होंने अभी अपना पद छोड़ दिया। आपको ध्यान होगा कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, लोकसभा चुनाव थे, तो आरके मिगलानी और संजीव श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री के ओएसडी का पद छोड़ दिया था, क्योंकि बाद में फिर बन गए। हाँ, क्योंकि उन्हें उस पूरे चुनाव के दौर में मुख्यमंत्री के साथ रहना पड़ता था, टूर पे जाना पड़ता था। तो वही स्थिति अभी बीएम शर्मा के साथ है। तो बीएम शर्मा मुख्यमंत्री के ओएसडी पद से अभी इस्तीफा दे चुके हैं। उनकी चुनाव के बाद वापसी हो रही है, लेकिन ये ऐसा माना जा रहा है कि एमबी ओझा जल्दी ही मुख्यमंत्री सचिवालय में अहम भूमिका में दिखेंगे। बहुत धन्यवाद अरविंद तिवारी जी तमाम जानकारियों के लिए। और आपने देखा हमारा खास कार्यक्रम कहीं अनकहीं। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज। अगले सोमवार को हम इसी समय में फिर से इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और देखिए डिजाइनर न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।